तो हमने वर्क एनर्जी पावर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल्स A, B, C, D of mass m/2, m, 2m, 4m have same momentum respectively. Which particle have maximum kinetic energy? करा 4 पार्टिकल है A, B, C, D। पार्टिकल A का मास m/2 है, पार्टिकल B का मास m है, पार्टिकल C का मास 2m है और पार्टिकल D का मास 4m है। और इस चारों पार्टिकल का मोमेंटम बोल रहा है कि सेम है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए इन सभी में से किस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि इन पार्टिकल में से किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो चलो हमने आपको पढ़ाया है एक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसको हमने डिराइव करके बताया था, लेकिन आज मैं डिराइव नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा। वो हमने बताया था p² अपॉन में 2m। ये हमने रिलेशन ड्राइव किया था इन द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² अपॉन में 2m। यहां से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि देखो यहाँ पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, p इज द मोमेंटम एंड m इज द मास। तो कह रहा है मोमेंटम तो सभी पार्टिकल का सेम है, मतलब p कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है मोमेंटम सभी पार्टिकल का सेम है, मतलब p कांस्टेंट हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मैं लिख सकता हूं इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस भी पार्टिकल का मास सबसे कम हो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिस भी पार्टिकल का मास सबसे कम हो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, या फिर जिस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। मुझे निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ना, तो हम देखेंगे किस पार्टिकल का मास सबसे कम है। तो यहाँ पर किसकी मास सबसे कम है, m/2 का, मतलब पार्टिकल A का। पार्टिकल A का मास m/2 है, बाकी का मास बाकी जितने भी पार्टिकल है ना उनकी मास A से ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे कम मास A का है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, तो पार्टिकल A का। तो लिख लेंगे हेंस पार्टिकल A हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ए के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम किसके पास होगा बताओ, पार्टिकल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास। अच्छा यहाँ मैं भूल गया ना, यहाँ पार्टिकल ए लगा दो, पार्टिकल ए हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है जिसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी। किसकी मास सबसे ज्यादा है, 4m सबसे ज्यादा है ना, 4m किसका मास है, डी का। तो पार्टिकल डी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पार्टिकल ए के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा और पार्टिकल डी के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ द केसेस। देखो इसमें 2 केस दिया गया है, केस 1 केस 2। केस फर्स्ट में एक 50 kg ब्लॉक को उठाया जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, इस पाथ को फॉलो करते हुए। केस 1 में एक 50 kg वाले ब्लॉक को उठाया जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, इस पाथ को फॉलो करते हुए। केस 2 में इसी 50 kg वाले ब्लॉक को ग्राउंड से टॉप पर ले जाया जा रहा है, इस पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, इस ब्लॉक को ग्राउंड से टॉप पर लाते हैं एक बार इस पाथ को फॉलो करते हुए केस 1 में, और इस ब्लॉक को ग्राउंड से टॉप पर लाते हैं एक बार इस पाथ को फॉलो करते हुए केस 2 में। कर रहा है दोनों केसेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होगी ना उसका वो रेशियो फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = mgh अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये होता है फॉर्मूला। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं इन कंसेप्चुअल पार्ट जो भी मैं बोलने जा रहा हूं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और हमने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है।
न कि पाथ फॉलो पर डिपेंड करती है। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बट इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ये पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करती है। चलो यहां आ जाओ, यहां भी वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, मतलब इस केस में या इस केस में, दोनों केसेस में जो भी वर्क डन होगा ना वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, वो पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड, ये क्या है? ये ग्राउंड है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो ग्राउंड है। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? तो ये टॉप है, ये टॉप है। इस केस में भी, केस 1 में भी ग्राउंड से टॉप की हाइट कितनी है? h। केस 2 में भी ग्राउंड से टॉप की हाइट कितनी है? h। और mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो इस केस में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg ही होगी और इस केस में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg ही होगी। और बात करें हाइट h की, तो इस केस में भी हाइट h ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर वर्क डन डिपेंड करता है। और इस केस में भी हाइट h ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर वर्क डन डिपेंड करता है, वो पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे में दोनों केसेस में जो वर्क डन होगी ना वो mgh होगी। यदि मैं बात करूं W1 की, मतलब वर्क डन इन केस 1 वो होगा mgh, और यदि मैं बात करूं वर्क डन इन केस 2 W2 की, तो कितना हो जाएगा? तो ये भी mgh ही होगा। और आपसे क्या पूछ रहा है? W1 और W2 की रेशियो पूछ रहा है, जो कितना होगा? 1:1 होगा। यहां से मैं बात करूं W1:W2, तो कितना होगा? ये 1:1 होगा ना, होगा ना 1:1, क्योंकि दोनों केसेस में वर्क डन सेम होगा और वो mgh ही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 16:9 इफ they have same linear momentum, then find the ratio of their masses respectively। देखो इसमें कह रहा है दो बॉडीज है जिसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे दिया है 16:9, कह रहा है दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो बताइए उन बॉडीज का मासेस का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था कि हमने काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच एक रिलेशन फाइंड किया था इन आवर कंसेप्चुअल पार्ट, और वो हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p² 2m, जहाँ पर k क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी है, p इज द लीनियर मोमेंटम एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। ओके, ये हमने रिलेशन फाइंड किया था विद डेरिवेशन इन कंसेप्चुअल पार्ट। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेम है, मतलब यहाँ पर p कांस्टेंट हो गई, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है मतलब p कांस्टेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, p भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ओके, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है, तुम्हारी क्वेश्चन बन गई, बस यही पर सुन लो। क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 16:9 और काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स है, ठीक है, मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 16:9 है तो मास का रेशियो मैं पूछूं अगर m1 और m2 का रेशियो पूछ दूं तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास का इनवर्स है ना, तो मास का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। यदि ये 16:9 है तो ये कितना हो जाएगा? 9:16। इसको लौट देना है, बिना सोल्व किए इसको टिक करके चले आओगे, ठीक है, समझ गया ना। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है 16:9, तो मास का रेशियो ठीक इसका अपोजिट होगा, कितना होगा? 9:16। अच्छा विश्वास नहीं हो रही है क्या? चलो फाइंड भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम k से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, तो k m को इधर लाओ, k इंटू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लिख सकते हैं ना k इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, k इंटू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पर k से डिनोट कर दिया, m इज द मास, ये इधर आया तो क्या बच जाएगा? कांस्टेंट बच जाएगा ना, m को इधर लेके आओगे तो राइट साइड में केवल कांस्टेंट बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं k इंटू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं k1 m1 इज इक्वल टू k2 m2। मुझे क्या फाइंड करनी है? m1 और m2 का रेशियो फाइंड करनी है ना,
M1 और M2 का रेशियो फाइंड करते हैं, तो इस M2 को इधर लेके चले आइए और K1 को इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा M1 अपन में M2 इज इक्वल टू K2 अपन में K1, K2 अपन में K1। ओके, अच्छा ये रेशियो दिया हुआ है K1 अपन में K2 का रेशियो, और K2 अपन में K1 का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 9 अपन में 16। ये रेशियो किसका दिया हुआ है, K1 K2 का रेशियो दिया हुआ है, तुमको यहाँ चाहिए K2 अपन में K1 का, ये जो रेशियो है ना K1 अपन में K2 का रेशियो दिया हुआ है, और तुमको चाहिए K2 अपन में K1 का रेशियो, तो इसको उल्टा कर दोगे, तो 9 अपन में 16 कर दिया हमने। इस तरह से तुम्हारा M1 इज टू M2 का रेशियो कितना आ गया, तो 9:6। लीजिए, सॉल्व करने के बाद भी यही आया आपका, और उस समय हमने फाइंड कर लिया था भैया इसका रेशियो को उल्टा कर दो, मास का रेशियो निकल जाएगी, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट। करा एक स्टोन है जिसको ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ये है ठीक है, इसको ग्राउंड से फेंका जा रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। कितने एंगल फेंका जा रहा है, तो 30 डिग्री फेंका जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर जाकर गिर जाएगी। हमने तो ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर पार्टिकल को फेंका था ऊपर, बट ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर गिर जाएगी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2 पॉइंट पर, एक तो इस पॉइंट ओ पर जहां से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था, और दूसरा इस मैक्सिमम हाइट पर। मान लो ये पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट है, मान लो ये पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन में सुन पड़े हो ना मैक्सिमम हाइट, तो मान लो ये पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो आपको फाइंड करनी है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो चलिए, हम जानते हैं भाई कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है, तो हाफ mv², ये होता है। मान लिया हमने कि पार्टिकल को यहाँ से हमने u वेलोसिटी से फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, तो u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका ऊपर, और हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। देखो हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लिया ना एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ और होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ और होगी ना। देखो पार्टिकल तो सेम है, इसलिए मास तो सेम होगा दोनों पॉइंट पर, यहाँ पर पार्टिकल का मास तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल सेम है, तो मास तो होने जाने वाली है कांस्टेंट। बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर u होगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ और होगी। ये u ही तो नहीं होने वाली है ना, क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी, जीरो कर दे क्या, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, देखते हैं क्या होगी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर पार्टिकल का वेलोसिटी यदि u है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। तुम्हारे मन में जीरो चल रहा है तो उसको भी लाएंगे यहाँ पर, अभी सुन लो। तो मास तो होगी कांस्टेंट, चाहे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर मास तो होगी कांस्टेंट। रही वेलोसिटी की, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो हम देख लेते हैं कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। देखो यहाँ पर तुमने u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो इस वेलोसिटी का u का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कितना हो जाएगा u cos थीटा होगा ना, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बन रही है, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और वो कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगी, तो वो हो जाएगी u sin थीटा। इतना तो आप एग्री करते हो कि भाई इस u का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा u cos थीटा और एक होगा u sin थीटा, ठीक है। तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, तो ये u sin थीटा जीरो हो जाएगी,
लेकिन यू cos थीटा इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया है कि पार्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दैट इज यू साइन थीटा जीरो होगी, न कि यू cos थीटा जीरो हो जाएगी। यू cos थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, और ये क्यों कांस्टेंट रहती है और ये जीरो क्यों यहाँ पर यू साइन थीटा यहाँ पर जीरो क्यों हो जाती है, ये यदि जानना हो किसी को तो आप तो फिर जाना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन वाले लेक्चर में। ओके, तो यहाँ तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि भाई ये यू साइन थीटा यहाँ पर जीरो हो जाती है और यू cos थीटा थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो हो जाती है एट द हाईएस्ट पॉइंट, और ये यू cos थीटा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर यू साइन थीटा तो जीरो हो जाएगी, लेकिन यू cos थीटा तो रहेगी ना, और उसी कारण उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो हमें पता चल गया कि भाई इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर पार्टिकल का वेलोसिटी भले ही यू है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो यू cos थीटा होगा। बस हो गई काम। देखो यहां से तुम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, लिख सकते हो ना, क्योंकि पॉइंट ओ हो चाहे ये हाईएस्ट पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पर पार्टिकल सेम है, इसलिए मास सेम होगा, इसलिए मास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आप तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। बस आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल दीजिए, k1 अपॉन में k2। k1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, और k2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। k1 इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, k2 इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम लिखेंगे v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर, लिख सकते हो ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यहाँ से हमने फाइंड किया। तो यहाँ से लिखेंगे k1 अपॉन में k2 इज इक्वल टू, अच्छा v1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर पॉइंट ओ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू है, यू स्क्वायर हमने मान लिया था कि यू है, तो यू स्क्वायर। पॉइंट ओ क्या है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अच्छा v2 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट, जो कितना होगा, तो यू cos थीटा होगा, क्योंकि यू साइन थीटा तो जीरो हो चुकी थी, यहाँ पर एक ही वेलोसिटी बची यू cos थीटा, तो नीचे लिख लीजिए यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जी देखिए यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर कट गया। ओके, यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन में cos, अच्छा 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू √3 अपॉन में 2, और इनका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है। cos 30 का वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन में 2, स्क्वायर करेंगे इसका क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है। यहाँ से आपको मिल जाएगी k1 अपॉन में k2, क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी 4 अपॉन में 3, सॉल्व करेंगे ना इसको 4 अपॉन में 3 आएगा, मतलब k1 और k2 का रेशियो कितना आ जाएगा, k1:k2 का रेशियो कितना आया, तो 4:3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा k1 क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज पॉइंट ओ, एंड k2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो k1:k2 का रेशियो कितना होगा, तो 4:3 होगा। चलो इस क्वेश्चन बोल रहा है a body of mass 8 kg and another of mass 2 kg are moving with equal kinetic energy. Find the ratio of their respective momenta. कह रहा है दो बॉडी है, एक बॉडी का मास है 8 kg और दूसरे बॉडी का मास है 2 kg, और दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो कह रहा है बताइए द रेशियो ऑफ दियर रेस्पेक्टिव मोमेंटम, उनकी मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का रेशियो फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहां पर 3 फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, एक मास, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा मोमेंटम। ठीक है, तीन ही तो है और तो कुछ है नहीं, मास, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मास और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच एक हमने रिलेशन फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था, विद डेरिवेशन, वो हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, ये रिलेशन हमने फाइंड किया था विद द डेरिवेशन। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर अपॉन में
2m। यहाँ पर कर रहा है काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो यहाँ सब मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के, ठीक है। 2m को इधर ले आओ तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के। अच्छा, क्वेश्चन में कर रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, 2 तो कांस्टेंट है ही, यहाँ से लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, लिख सकते हैं ना भाई, 2 भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। अच्छा, ये कैसे कांस्टेंट हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है दोनों बॉडीज का, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू m, पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर p क्या है, तो लीनियर मोमेंटम है, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ से हम लिख सकते हैं p1 के स्क्वायर अपॉन में p2 के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपॉन में m2, ये तो लिख ही सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। अच्छा, P1 P2 का रिलेशन तो फाइंड नहीं करनी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर P1 स्क्वायर अपॉन में P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपॉन में M2। M1 कितना दिया हुआ है 8 kg, ओके 8 kg ऊपर में लिखिए। M2 कितना दिया हुआ है 2 kg, तो नीचे में 2 kg लिख दीजिए। यहाँ से आप लिखोगे P1 स्क्वायर अपॉन में P2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 बार में चला जाएगा ना, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू √4, लिखेंगे ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। इस यहाँ से आप लिख सकते हो P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 हो जाएगा, दैट इज P1 इज टू P2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, तो 2:1। दोनों बॉडीज के जो मोमेंटम का रेशियो होगा ना वो होगा 2:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें 4 स्टेटमेंट दे दिया गया आपको और आपको बोल रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिए गई है लाइन कि फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, एक बॉडी है उसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना करके। जैसे मान लो ये है ग्राउंड तुम्हारा, ओके, यहाँ से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना करके, ठीक है, विद वेलोसिटी u। चलो मैं एक सब डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ग्राउंड से एक एंगल बना करके, मान लो ये एंगल थीटा है, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना करके, तो बॉडी क्या करेगी, इस पाथ को फॉलो करते ग्राउंड पर गिर जाएगी। हमने तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाया था थीटा और उसको ऊपर की तरफ फेंका था, लेकिन पार्टिकल क्या करेगी, इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर गिर जाएगी। यही सिचुएशन है और आपको बताना इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। चलो बारी बारी से चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। आप जानते हो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो क्या होगा u cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कितना होगा, तो u sin थीटा, ठीक है। इस u का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर हमने बताया आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा 0 हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी द सेम थ्रू आउट द मोशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा पूरी मोशन के दौरान सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो 0 तो छोड़ो, वो चेंज ही नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम थ्रू आउट द मोशन। तो ये कह रहा है फर्स्ट में कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मान लो ये है हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा 0 हो जाएगी। होगी क्या 0? नहीं होगी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
दैट इज यू cos थीटा विल बी सेम, ये तो सेम होती है पूरी मोशन के दौरान, ये जीरो कहां से हो जाएगी? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, पहला तो गलत हो गया कि भाई ये जीरो नहीं होगा यू cos थीटा, ये सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन, ये हाईएस्ट पॉइंट पर भी यही होगा यू cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो कौन होगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज यू sin थीटा जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम मैक्सिमम होगा। भाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होती है, तो मोमेंटम कहां से मैक्सिमम हो जाएगा? ठीक है, मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है, और मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी भी वर्टिकल कंपोनेंट वाला लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला लेंगे नहीं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी भी वर्टिकल कंपोनेंट वाला लेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है दैट इज यू sin थीटा, वो आई हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जा रही है, तो जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम कैसे मैक्सिमम हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगी ना। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाएगी ना, तो मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जा रही है, और मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही जीरो तो मोमेंटम ही जीरो, तो ये भी भाई ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है mgh, mg विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। mg क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये तो थ्रू आउट द मोशन तो कांस्टेंट रहेगी। h जहां पर h मैक्सिमम होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। देखो mg क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होने वाली है, ना तो मास चेंज करेगी, ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंज करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी, ना तो मास चेंज करेगी, ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंज करेगा। तो मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg सेम होने वाली है एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी। लेकिन हाइट h ये तो वेरी करेगा ना, यहाँ पे कुछ हाइट, यहाँ पे कुछ हाइट, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ हाइट, तो जिस पॉइंट पर ये हाइट मैक्सिमम हो जाएगी ना, उसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, ट्रैजेक्टरी के किस पॉइंट पर हाइट मैक्सिमम हो जाएगी? तो हाईएस्ट पॉइंट पर, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर ये h मैक्सिमम होगा। तो जब मैक्सिमम हाइट पर h मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो मैक्सिमम हो जाएगी ना, हो जाएगी ना मैक्सिमम? यस, मैक्सिमम हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बोल रहा है कि यस, हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर हाइट मैक्सिमम होगा, हाइट h मैक्सिमम हो जाएगा, और हाइट h मैक्सिमम हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं ना, क्या पता ये भी सही हो। चलो, द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या? जीरो होगी क्या? जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर? यस नो, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है ना। मास तो कांस्टेंट होने वाली है थ्रू आउट द मोशन, और वेलोसिटी के यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक है u cos थीटा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक है u sin थीटा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भले ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा जीरो हो जाएगी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा, क्या ये भी जीरो हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो u cos थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, ये चेंज नहीं करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा तो जीरो हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ से हो जाएगा भाई? वो भी जीरो नहीं होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रहेगी ड्यू टू दिस u cos थीटा।
दैट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। भले ही हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, इसलिए मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होने वाली है। क्या होगी? बस हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और क्या? बस ये होगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। तो ये जीरो नहीं होगी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम यही करेंगे, यही तक करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा यही तक रहेगा। हम कल फिर क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। ओके, तो आप ध्यान से पढ़ाई करते रहें। मैंने हर बार बताया आपको, क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, बार बार बनाना है। ये क्वेश्चन तुम बनाते रहोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाली पार्ट अपने आप रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन तुम बनाते रहो, कॉन्सेप्ट वाली पार्ट अपने आप रिवाइज हो जाएगी। तुमको याद करने से फॉर्मूला याद नहीं होंगे। इतने सारे फॉर्मूला है फिजिक्स में, तुम्हारे कितना याद करोगे? भूल ही जाओगे। भूल जाना है तय है, भूल जाओगे। ठीक है, तो और ये न्यूमेरिकल ऐसा चीज़ है ना कि इसको तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और तुम्हारी फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगी। इसलिए तो न्यूमेरिकल बनाया गया है ना, इसीलिए तो न्यूमेरिकल बनाया गया है। ये 2-3 काम करता है। एक तो ये बता देता है कि तुम कितना कॉन्सेप्ट को समझे हो। दूसरा, ये तुमको अलग से कॉन्सेप्ट का रिवाइज करने का मौका नहीं देता है। न्यूमेरिकल बना लो, पूरे चैप्टर का रिवीजन। तीसरी, ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं रखता है। ये नहीं बोलता है कि जाओ तुम फॉर्मूला याद करो, बोलता है तुम मुझे प्रैक्टिस करो, मैं फॉर्मूला अपने आप याद करा दूंगा। यहाँ तक तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद करा देती है। बहुत पावर है इसके पास, सारे काम एक साथ हो जाते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन, पूरा फॉर्मूला का रिवीजन, पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू का रिवीजन हो जाती है। तो ठीक है, क्वेश्चन से भागना है क्या? नहीं भागना है, नहीं भागना है, नहीं भागना है, करना है। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो खूब परिश्रम कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, पूरे मन धन ले करके पढ़ाई कीजिए, पूरे तन मन धन से पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।